में जब उन्होंने भाषण दिया 1971 की लड़ाई के बाद उसके आसपास, तो सबसे लंबा भाषण उस समय का था। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से आप उनसे मिले तो आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते थे और जब बोलते थे एकदम संक्षेप में अपनी बात रखने की क्षमता थी। ये मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे सीखा। लेकिन दूसरी चीज उनसे सीखी कि मृदुल रहो, लेकिन कभी भी शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में पीछे न रहो। इसीलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के होने के कुछ ही महीनों बाद एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट किया। अभी चर्चा हो रही थी, अध्यक्ष जी ने इसकी चर्चा की कि उन्होंने दिनकर की कविता को चरितार्थ किया, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसे कहा जो दंतहीन विषरहित से विनीत सरल है। उसके पहले हमारा राष्ट्र विषरहित विनीत सरल था। 7 दिवस तक सिंधु देवता रघुपत सिंधु किनारे जपते रहे प्रेम पाठ अनन्य के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष काया की ऊंची राम के शर से। जब हम लोगों ने परमाणु विस्फोट किया तो दया तो है, क्षमा तो है, लेकिन जब गरल नहीं होगा तब तो कोई भी देश हमारा सामना नहीं कर पाएगा। मैं समझता हूं कि जब उस गरलमान, जब हमारे परमाणु बम का विस्फोट हुआ, जिसका विरोध हर देश कर रहा था, क्योंकि चाहता था कि विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र अपनी परमाणु ऊर्जा से आगे न बढ़े, उसके विरोध में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय बीड़ा उठाया। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि चिदंबरम जी, जो उस समय एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे, अभी कुछ ही महीनों पहले उनका निधन हुआ, वो भी उस परमाणु उपयोग में थे। और रोचक बात यह है कि चिदंबरम जी 1971 के पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी थे। लेकिन मैंने जैसा कि सदन में कहा, 24 साल तक पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं इस प्रकार का विस्फोट किया, क्यों डरे नहीं? और उसी हिसाब से आज की तारीख में जब भारतवर्ष चलता है तो सीना तान के चलता है। हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, घर में घुस के मारते हैं जरूरत होगी, लेकिन उसी के साथ साथ इस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शांति का उपदेश दिया, उस समय अटल जी ने दिया, उसी प्रकार से हम लोग शांति पथ को भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के परिवेश में इस प्रकार की रणनीति का कैसे प्रयोग हो सकता है? आज की परिवेश में जैसा कि सिंदूर में हमने दिखाया, हम मृदुल रहे, हम विकसित भारत के लिए काम करते रहे, हमारे दिल में कोई रंजिश ना हो। लेकिन जब कोई हम पे आक्रमण करता है या आंख उठा के देखता है तो हम उसको ठीक करने की व्यवस्था भी करते रहते हैं। इसीलिए जब मैं डिफेंस कमेटी में बैठता हूं तो मेरे मन में उत्साह रहता है कि जब मेरे पिताजी ने 71 की लड़ाई में उनकी पहली टोली थी जो ढाका पहुंची थी, और आज मैं देख रहा हूं बांग्लादेश से अलग आवाज आ रही है, जरूरत पड़ेगी तो हम फिर वहां जाएंगे और फिर उनको ठीक करेंगे। एक विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसी अवस्था हुई थी कि पूरे देश को आजाद करवा के चुपचाप हमारी सैन्य बल वापस आ गए। और इसमें मैं थोड़ी कांग्रेस की सरकारों को थोड़ी निंदा भी करना चाहता हूं। 93,000 वहां पर हमारे सैनिक थे, उनके हमारे बंदी थे, तो क्या जो बांग्लादेश का चिकन में उसको आगे नहीं कर सकते थे? क्या जो कश्मीर में आजाद कश्मीर की आवाज थी उसको नहीं कर सकते थे? उस समय पाकिस्तान हमारे घुटने टेक दिए थे। लेकिन उसके बाद आज की तारीख में अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए आन बान सब चीज होने के लिए तैयार है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि देवरिया का हर लाल तैयार है। और मैं महापुरुषों को साधुवाद देना चाहता हूँ जो हमारे देवरिया से सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आर्मी में आज की तारीख में हमारे सरहदों पर खड़े हुए हैं, ठंड में कारगिल में खड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जब शक्तिशाली राष्ट्र होता है उसके पीछे क्या एक सीक्रेट क्या होती है? उसके पीछे जो रहस्य होता है वो है राष्ट्रवाद। जब आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जब अपने राष्ट्र पे गर्व करते हैं, अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, जब आपका सांसद धोती पहन के व्हाइट हाउस जाने की क्षमता रखता है, तभी राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है। जब अपने क्षेत्र के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने चाल चलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्षमता रहते हैं, तब मन में एक भावना उजागर होती है जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा बताते रहते हैं। वो ये है कि औपनिवेशिक व्यवस्था से आगे बढ़ के अपनी संस्कृति को जोड़ दें, अपने पे जोड़ दें। इसीलिए स्वावलंबन और स्वदेशी से जो काम हमारे सरहदों में हमारे जवान कर रहे हैं, वही काम देवरिया में हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देवरिया विकसित आगे बढ़ाने से ही जो हमारे और चीन के बीच में अर्थव्यवस्था में गैपिंग है, अभी 13 अरब डॉलर की गैपिंग है, उसको हमें कम करना है। आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनाना है जहां पर अंत्योदय की भावना से हर व्यक्ति उस राष्ट्र निर्माण के काम में आगे बढ़े। तो यही मेरा तीसरा विषय है, कैसे हम लोग आदरणीय अटल जी की जो एक तरह से उन्होंने अपना चरितार्थ किया था, विकसित भारत का जो शंखनाद उन्होंने उस समय किया था, जो अब की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 से शुरू किया है, उसमें हम लोग देवरिया को कैसे सम्मिलित करें। क्योंकि आइए दोस्तों,
श्रद्धांजलि सिर्फ शब्दों से नहीं दी जाती है, सिर्फ पुष्पांजलि से नहीं दी जाती, अपने कर्मों से दी जाती है। मैं समझता हूं कि आप में छुपा हुआ हनुमान उठे, आप में छुपी हुई लक्ष्मीबाई उठे, आप में छुपा हुआ मंगल पांडे उठे और एक नई क्रांति वही क्षेत्र से आए जहां से पहली क्रांति आई थी। 1857 की क्रांति इसी क्षेत्र से थी। सहजानंद जी उस क्षेत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उपेंद्र जी उस क्षेत्र के हैं जहां से सोना सोनार रामचंद्र विद्यार्थी उठे थे। हम सब उस क्षेत्र के हैं पूर्वांचल से, जहां आजादी की पहली आवाज उठी थी। 29 मार्च 1857 में एक गोली चली थी और उसी दिन मैंने भी अमृत प्रयास में एक मशाल यात्रा करी थी, आपको याद हो। और 29 मार्च की मशाल यात्रा से जो एक स्वर उठा कि हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उसमें एक सांसद, एक जिले के मंत्री, एक विधायक, एक डीएम, एक एसपी पर्याप्त नहीं है, उसमें हर व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको देखा होगा परसों ही हमने किसानों का जो पहला संकल्प है उसके लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। हम चाहते हैं कि किसानों के संकल्प को लेके हर किसान को उठाया जाए, ताकि अपने क्षेत्र में जो किसान बहुल क्षेत्र है उसमें किसानों को आगे ले जाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत का जो स्वप्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है उत्तर प्रदेश का, उसी प्रकार से विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया का, जिसमें देवरिया कुशीनगर दोनों शामिल है, उसको ले जाने के लिए मैं धनवर्ग प्रयास कर रहा हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि आइए दोस्तों, अगले 22 साल तक श्रद्धांजलि के जो कार्यकल्प है उसको आगे बढ़ाते रहें। श्रद्धांजलि इसलिए दें कि हर रात हम लोग जब सोएं तो यह भी ना लगे कि 1 मिनट हमने बचाया है भारत माता के स्वप्न को, भारत माता को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए हर समय परिश्रम करने की क्षमता हमने रखे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे खेल कूद स्पर्धा में, आदरणीय अध्यक्ष जी मुझसे बात कर रहे थे तो मैं बोल रहा था कि उनको अगर मैं 11 बजे वापस आता हूँ व्यायाम करके, अपने स्वच्छ मन से इसलिए सोता हूँ क्योंकि दिन भर मैंने भारत माता के लिए कुछ करने की परिश्रम किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के लिए हम लोग पूरे देश का ठेका नहीं किया, हमने पूरे प्रदेश का भी नहीं किया, पूर्वांचल का भी नहीं, लेकिन देवरिया लोकसभा क्षेत्र का ठेका मैंने ले लिया और उसको मैं आपको आउट करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। अवश्य मुझे जिताइए, ये तो आवश्यक है, लेकिन जिताने के बाद मेरे साथ 4 साल 5 साल चलिए, तभी जाके क्षेत्र का विकास होगा, तभी जाके जन जन में हम लोग की आवाज उठेगी। और उसके लिए आदरणीय अटल जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी 4 बार उनसे मुलाकात हुई थी, हर बार मैं कुछ सीख के उनसे आया। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं देवरिया लोकसभा क्षेत्र का सांसद हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय अटल जी ने अपने पूर्वांचल के लिए बहुत किया। बलरामपुर से उन्होंने कई बार संसदीय चुनाव भी लड़ा, लखनऊ के वो सांसद भी थे, और मैंने अभी इसके पहले ही बोला इस पहली सभा में कि मेरा ये स्वप्न है कि जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, जो कि मेरे हिसाब से हमारे और नेपाल के बीच में एक बहुत अच्छी संबंध को जगदात कर सकता है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। हो सकता है आगे चल के इसका सदन में भी इसके लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। आप सभी यहाँ पर आए, विलंब से हुआ, क्षमा चाहता हूँ।